हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर कर रहे थे अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन का, हमने उसमें डिस्कस किया था अक्रूअल कॉन्सेप्ट। और लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम कम था तो मैंने कहा था हम मैचिंग कॉन्सेप्ट लास्ट में करेंगे, मतलब बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट से। राइट, क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। चलो, जो कॉमर्स साइड है उन्होंने तो पढ़ा होगा, ठीक है। जो कॉमर्स साइड नहीं है, राइट, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत सीधी सी बात कहता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस should belong to same period। बहुत आसान लैंग्वेज में बोलूं तो यही कहता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। भैया, जिस पीरियड का इनकम है, जिस पीरियड का रेवेन्यू है, उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए। क्या है? जिस पीरियड का रेवेन्यू है या जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करना, हम जो पहली चीज तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, वो कौन सा फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर हम जो फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। राइट, यही फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। राइट, अब देखो, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्या हुआ, जो मिस्टर राहुल हैं, ठीक है, मिस्टर राहुल जो हैं, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। ठीक है, जो मिस्टर राहुल है उन्होंने क्या किया, परचेस किए हैं। मान लो वो आपके क्या है, फ्रिज सेलर है। उनका काम क्या है, फ्रिज बेचने का। ठीक है, फ्रिज सेलर है, वो फ्रिज बेचने का काम करते हैं। राइट, मान लो वो परचेस करके लाए कितने के फ्रिज, उन्हें 10 लाख के फ्रिज परचेस करे। ठीक है, और इस 10 लाख के फ्रिज में से जो लेकर आए थे उन्होंने जो सेल कर दी वो 12 लाख की सेल कर दी। ठीक है, जो 12 लाख की सेल करी ना, इसके लिए उन्होंने कितने के फ्रिज में से 9 लाख। ठीक है, फ्रिज कॉस्टिंग 9 लाख इज सोल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मिस्टर राहुल थे, फ्रिज बेचना उनका काम था। 10 लाख के वो फ्रिज खरीद के लाए, उन्होंने फ्रिज अपने पास रखे हुए थे। उसमें से 9 लाख रुपए के फ्रिज को 9 लाख रुपए के फ्रिज को उन्होंने 12 लाख में बेच दिया। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई, आप ये बात बहुत क्लियर कर बोल सकते हो कि इस पीरियड का जो रेवेन्यू है ना, उसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। जो रेवेन्यू है वो क्या है, वो 12 लाख है। ठीक है, अब प्रॉब्लम होती है एक्सपेंसेस में। अब बात आती है इस पीरियड का जो ये एक्सपेंस होगा, इस पीरियड का जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस कितना होगा। बात यह है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सपेंस कितना मानोगे इस पीरियड का। आप जो परचेज करके लाए वो 10 लाख, या आपने जो गुड्स बेचे 9 लाख के, वो इसमें से क्या एक्सपेंस होगा। ठीक है, क्या एक्सपेंस होगा भाई। आपने 12 लाख का रेवेन्यू जो कमाया उसमें एक्चुअली में आपने कितना सामान बेचा, एक्चुअल में तो आपने 9 लाख का ही माल बेचा ना, एक्चुअल में तो आपने 9 लाख का ही माल बेचा। ठीक है, इतना ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। राइट, और बाकी का ये जो 10 लाख में
9 लाख तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इतने का मान आपने बेचा, और ये 1 लाख का आपका क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि ये तो आपके पास अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, राइट, अभी भी आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो भाई ये जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसको आपने सोल्ड आउट नहीं किया है, तो ये आपका क्या है, एसेट है ना। आप सबको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक को आप कहां दिखाते हो, असेट्स में दिखाते हो कि नहीं, क्योंकि इसको आप क्या करोगे, आने वाले साल में बेचोगे, क्या करोगे, आने वाले साल में बेचोगे और फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करोगे, ठीक है ना। आप ये बताओ करोगे कि नहीं करोगे। आपके पास जो स्टॉक ईयर एंड पे पड़ा रहता है, उसको आप आने वाले सालों में सेल करते हो ना, अपकमिंग ईयर में सेल करते हो, उससे प्रॉफिट कमाते हो। तो ये जो 1 लाख है, ये तो भाई 1 लाख का आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। बस आपका जो खर्चा है वो कितने का है, वो खर्चा तो 9 लाख का ही माना जाएगा। यानी कि आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू 12 लाख का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा 3 लाख का। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया, ऐसे नहीं, तो एक बात मैं आपको ना नंबर लाइन पर देखो समझ लो, अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा ना, तो वो इससे चला जाएगा और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पीरियड था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, राइट। और आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आपका जो रेवेन्यू हुआ वो 12 लाख है इतने पीरियड में, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है, इधर से इस तरह के पीरियड में आप माल बेचते रहे, यहां तक आपने जो माल बेचा, मैं हिंदी में लिख रही हूं, माल बेचा, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट थी मात्र 9 लाख रुपीस, और बाकी का जो 1 लाख का माल है वो आप आगे के पीरियड में बेचोगे, तो बाकी का जो बचा था रिमेनिंग, यानी जो गुड्स थे आपके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग गुड्स, रिमेनिंग गुड्स आप यहां पे बेचोगे, ठीक है ना, 1 लाख के। तो एक बात बहुत क्लियर है ना, हमें पीरियड में मैच करना है। तो हमने देखा भैया हमारा जो ये टाइम फ्रेम है, हमने क्या देखा, हमारा जो ये टाइम फ्रेम है ना, ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है हमारा यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें हमारी सेल और एक्सपेंस क्या है वो मैच होने चाहिए। तो वो यही मैच हो रहा है, क्योंकि ये 1 लाख तो 31 मार्च के बाद बेचा जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब हम आते हैं थोड़ा सा बुक में, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगी, राइट। चलो क्या कह रहा है देखते हैं। In this concept, all expenses matched with revenue of that period should only be taken into consideration। वही क्या ना, all expenses, हमारी जो भी खर्चे हैं, सिर्फ परचेज का खर्चा नहीं जो हमने माल खरीदा, उसके अलावा जो भी खर्चे हैं हम उससे क्या करते हैं, रेवेन्यू से मैच करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम परचेज तो 10 लाख की करके लाए थे, लेकिन हमने माल कितने का बेचा था, जो हमने फ्रिज बेचे थे वो सिर्फ 9 लाख के फ्रिज बेचे थे। तो जो 12 लाख का रेवेन्यू हुआ था वो हमें 9 लाख के फ्रिज को बेचकर हुआ था। तो वही कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस मेच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू consideration in the financial statement of organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized। अगर आपने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूअल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। एज इट कंसिडर occurrence of expenses and income and do not concentrate on actual inflow and outflow of cash। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। मैचिंग कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की अकरेंस से लेना होता है। और इसी की वजह से ये हमारा जो अक्रूअल कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, अनअर्न्ड या अक्रूड इनकम के। आप आगे जाके इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके आगे और क्या लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई एवरी इनकम। देखो क्या कह रहा है, चलो पढ़ते बताते हैं। सम एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड सम आर टाइम बाउंड। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रेवेन्यू से और कुछ क्या होते हैं, कुछ टाइम बाउंड होते हैं, बेस्ड ऑन टाइम होते हैं, राइट। चलो आओ देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा था। अब देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है, जो रेवेन्यू है 12 लाख का, अगर मैं पूछूं डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस बताओ तो आप क्या कहोगे, मैम जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचा, जो कॉस्ट बेचे 9 लाख का, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। हो सकता है इनको बेचने के लिए कुछ सेल्स पर्सन लगे होंगे, उनको आप क्या दे रहे होगे, आप उनको दे रहे होगे कमीशन, है ना, जिसको हम सेल्स कमीशन बोलते हैं, सेल कमीशन। कुछ कमीशन दे रहे होगे सेल्स पे कि भैया आप हमारी फ्रिज बेचो, हम आपको उसको कमीशन देंगे। मान लो आपने साल भर में 90,000 का सेल्स कमीशन बांट दिया, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड हो जाता है। आपने अपने फ्रिज को बेचने के शायद कुछ एडवर्टाइजिंग की हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की हो, ये भी आपका क्या है, ये अभी आपका डायरेक्ट। तो भैया बहुत सारे एक्सपेंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रेवेन्यू से, राइट, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रेवेन्यू से, राइट। जैसे कि आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना, तो आपका गुड्स ज्यादा बिकेगा, एक ये है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस टाइम बाउंड होते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है ना, रेंट पे कर रहे हो। आप जो रेंट पे कर रहे हो उसका डायरेक्टली रिलेशन कुछ नहीं है, किससे, रेवेन्यू से। कोई डायरेक्टली रिलेशन है क्या, नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक प्रेमाइसेस है, राइट, एक प्रेमाइसेस है, ठीक है, इस प्रेमाइसेस का मान लो रेंट था 20,000, इसका 20,000 रेंट था। इस प्रेमाइसेस पे भी बैठकर, इस प्रेमाइसेस पे भी बैठकर आप 12 लाख का रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, रेंट दे रहे थे। लेकिन किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको ये प्रेमाइस छोड़नी पड़ी, अब आपने दूसरी दुकान ले ली, दूसरा प्रेमाइस ले लिया, उसका रेंट है 30,000 रुपए, ठीक है, उसका रेंट है 30,000 रुपए। अब यहाँ भी बैठ के आप सेल तो 12 लाख की ही करोगे। अरे भाई कई बार होता है ना, हमने एक दुकान किराए पे ले रखी थी, अब हमारा मालिक से नहीं जमा या कोई और इशू हो गया, तो हम वो रेंट दुकान को या शॉप को छोड़ देते हैं और वहीं आसपास कोई दूसरी शॉप रेंट पर ले लेते हैं। दोनों के रेंट पे क्या होता है, डिफरेंस। तो भैया इस शॉप पे भी 12 लाख की सेल हो रही थी, इस पे भी 12 लाख की। ये 20,000 का रेंट, ये 20,000 का जो रेंट है या ये 30,000 का रेंट है, इससे आपकी सेल का डायरेक्टली इंपैक्ट हुई, नहीं हुई। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि रेंट पे हो गया कि आपने, ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉइज को, है ना, आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉइज को, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता रेवेन्यू से। आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है, ये भी क्या है, रिलेटेड नहीं होता आपका किससे, डायरेक्टली रेवेन्यू से। तो ये सब क्या होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। तो हम इन एक्सपेंसेस को बुक करते वक्त ये चीज देखते हैं कि भाई ये क्या हो, बिलोंग करें किसमें, फाइनेंशियल ईयर में, बिलोंग करें फाइनेंशियल ईयर को। किसका हमारा फाइनेंशियल क्या था, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। अब देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। आपका ये फाइनेंशियल ईयर था, राइट, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, इसमें किसी को समस्या नहीं थी। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने रेवेन्यू किया 12 लाख का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, आपने रेवेन्यू कमा लिया 12 लाख का। अब क्या हुआ, यहां जो मिस्टर राहुल थे, इन्होंने कहा यार कि मुझे हर महीने रेंट देना पड़ता है। तो ये पहले क्या कर रहे थे, मंथली रेंट देते आ रहे थे, यहाँ 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 ऐसे मंथली रेंट देते। ये आके खड़े हुए कब, 31 जुलाई, 31 जुलाई को उन्होंने सोचा यार ये रोज 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 रेंट देना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इकट्ठा रेंट पे कर देता हूँ 12 महीने का। तो इन्होंने क्या किया, 31 जुलाई को 5,000 इंटू 12, 60,000 रेंट पूरा पे कर दिया। मान लो साल भर का, साल भर का ही, साल भर से ज्यादा। कब तक, 31 जुलाई से इन्होंने रेंट पे कर दिया। ये जो रेंट पे किया
ये 31 जुलाई 24 से जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है? जून, जुलाई, जून, 30 जून, 30 जून 24 तक का पूरा रेंट इन्हें पे कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो गिन लो, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 1 जुलाई कर लो यार इसको, ठीक है, 1 जुलाई कर लो। ये 12 महीने हो गए ना, अब सही है, ये 12 मंथ हो गए, 12 महीने का फिगर। अब एक बात बताओ भैया, हमें तो कहां तक का रेंट बुक करना है? हमें तो यहां तक का बुक करना है, 1 जुलाई से 31 मार्च, मतलब पूरा पीरियड तो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का है ना। हमें तो जो रेंट बुक करना है वो रेंट तो हमें बस इस पीरियड का ही बुक करना है ना, इसी पीरियड का रेंट बुक करना है ना हमें। बाकी जो आगे का पे किया हुआ है, इधर जो उन्होंने पे किया हुआ है उसका थोड़ी ना हमें बुक करना है। मतलब उन्होंने ये जो पे कर रखा है यहाँ पे 1 अप्रैल 25 है ना, 1 मई 25, ठीक है, और आपका 1 जून 25 और ये 1 जुलाई 25। भैया ये जो महीने का रेंट पे कर रखा है, अगर मैं गिनूं 1 2 3 4, ये जो 4 महीने का रेंट एक्सेस में पे कर रखा है, हमें इससे क्या लेना देना? हमें तो चाहिए इसी साल का ना, इसी मंथ का चाहिए। तो भैया पहले गिन लो, अप्रैल टू जून का रेंट दिया, अप्रैल पूरा दिया, मई पूरा दिया, अप्रैल पूरा दिया, मई पूरा दिया, जून पूरा दिया, तो 3 मंथ का रेंट तो ये एक एक महीने करके देते आ रहे थे, है ना। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 5000, आपने इसको ले लिया तो भैया पर मंथ पे कर रहे थे, यहाँ कोई समस्या नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, अब आपको जुलाई से कब तक का बुक करना है? 31 मार्च तक का बुक करना है। तो अब जुलाई से 31 मार्च देखो कितने महीने होंगे, जुलाई से 31 मार्च हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए, 3 मंथ। सॉरी ये यहाँ पे 1 महीना नहीं है ना, क्योंकि 31 मार्च के बाद यही तो लग जाएगी ना 1 अप्रैल 25, 3 महीने का रेंट इधर आगे का पे है 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 9 मंथ्स का हो गया, 9 इंटू 5000, 45,000, टोटल 60,000। भैया तो मुझे यही खर्चा तो बुक करना है, मुझे इन्हीं 12 महीने का खर्चा बुक करना है ना, करना है कि नहीं भाई? मैं सीधा भी निकाल सकती थी, मुझे 12 महीने का बुक करना है, 5000 इंटू 12 कितना, 60,000 रुपीज। ये जो एक्सेस पे कर रखा है 3 महीने का, वो मुझे एक्सपेंस की तरह बुक नहीं करना है। तो जो टाइम बाउंड एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी हो गई, रेंट हो गए, अब एक एग्जांपल है, यहां तो पे कर दिया एडवांस में, पे इन एडवांस है इधर, तो मैं कह रही हूँ व्हाट इफ मिस्टर राहुल हैजंट पे द रेंट, मैं कह रही हूँ अगर मिस्टर राहुल ने रेंट पे ही नहीं किया होता, मिस्टर राहुल ने रेंट पे ही नहीं किया होता, मिस्टर राहुल क्या करते, अगर मैं ये कहती, आपको ये बोलती कि मिस्टर राहुल ने आफ्टर December 31, 2024 रेंट पे नहीं किया है, पेड नो रेंट, ठीक है, नो रेंट। मैं ये कह रही हूं कि भैया 31 दिसंबर 2024 के बाद रेंट पे किया ही नहीं है, मतलब जनवरी का रेंट पे नहीं किया, फरवरी का रेंट पे नहीं किया और मार्च का रेंट पे नहीं किया, 3 महीने का रेंट मिस्टर राहुल ने पे नहीं किया है। तो आप क्या एक्सपेंस बुक करोगे? आप ये कहोगे कि मैम 5000 का रेंट था, 3 महीने का बुक नहीं किया, 9 महीने का रेंट पे किया है, तो मैं 45,000 बुक करूंगा? नहीं, हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो भले हमने रेंट पे किया हो या नहीं किया हो, हम तो 12 महीने का ही रेंट बुक करेंगे, राइट? हम 12 महीने का ही रेंट बुक करेंगे। तो कुछ टाइम बाउंडेड एक्सपेंसेस होते हैं, वहां भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो ये समझ में आ गया टाइम बाउंडेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स
but rent, salaries, etc. are recorded on accrual basis for particular accounting period. In other words, दूसरे शब्दों में क्या हो गया, दूसरे शब्दों में periodicity concept has also been followed while applying matching concept. इसकी वजह से जो आपका periodicity concept है वो भी follow हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, मिस्टर पीके स्टार्टेड क्लॉथ बिजनेस। मिस्टर पीके ने स्टार्ट किया था क्लॉथ बिजनेस। उन्होंने 10,000 पीस खरीदे थे गारमेंट के 100 पर पीस के हिसाब से। ठीक है, आगे, एंड सोल्ड 8,000 पीसेस ऑफ 150 पर पीस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक क्या बोल रहा है, यहाँ तक ये बोल रहा है, यहाँ तक बोल रहा है कि जो परचेज थी वो क्या थी भैया, परचेज तो थी 10,000 पीस की 100 के हिसाब से। ठीक है, एंड सोल्ड, उन्होंने सेल कितनी करी, सेल करी है 800 पीसेस 150 के हिसाब से। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा, करके देख लो। ड्यूरिंग द अकाउंट 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2022, एक मार्च से 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2022 से इनका अकाउंटिंग पीरियड था। ही पेड शॉप रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर 11 मंथ। उन्होंने जो शॉप रेंट है वो सिर्फ कितने महीने का पे किया हुआ है, देखो यहाँ पे 11 मंथ का पे किया हुआ है। हमें क्या फर्क पड़ता है 11 मंथ का पे करे, 10 मंथ का करे, या 15 महीने का करे, या 20 महीने का करे। हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 12 महीने का है ना, हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 12 महीने का। तो हम रेंट क्या बुक करेंगे, हम रेंट तो पूरे साल का बुक करेंगे। 3,000 एक महीने का है और हम पूरे 12 महीने का रेंट बुक करेंगे, चाहे उन्होंने पे किया हो या नहीं, क्योंकि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। आगे कह रहा है एंड पेड, क्या किया है, एंड पेड 8,000 टू सप्लायर्स ऑफ गारमेंट एंड रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम द इन्वेस्टर। 8 लाख उसने सप्लायर को पे कर दिया, गारमेंट सप्लायर को, और 10 लाख रुपए उसको कस्टमर से मिल गए। ठीक है, अब हमें अगर यहां पे मैं कहूं आपसे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मैं आपसे कहती हूं यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, आप कहोगे सेल है 1,20,000 रुपए, ठीक है, सेल है 1,20,000 रुपए, रेंट है 36,000 रुपए, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और चाहिए, ये भी माइनस कर दोगे और ये भी माइनस कर दोगे। मैं इसको दूसरे हिस्से कर दूं, आप इसको भी माइनस करोगे और इसको भी माइनस करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कितने यूनिट बेची है, हमने 800 यूनिट्स बेची है। हमने खरीदी कितनी थी, हमने 8,000 पीसेस खरीदे थे। हमने 10,000 पीसेस खरीदे थे और उस 10,000 पीसेस में हमने 8,000 पीसेस बेचे हैं। ये 12 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 12 लाख हो जाएगा ना, 8,000 पीसेस 12 लाख हो जाएगा। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कितने पीसेस का निकलेगा, 8,000 का, क्योंकि हमने 8,000 यूनिट बेचे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीस। अब जरा प्रॉफिट निकालो, 12 लाख में से 8 लाख गया 4 लाख, 4 लाख में से 36 लाख को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3,64,000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कितना लोगे, देखो आपने 8,000 यूनिट ही सेल करे ना, तो आप 8,000 यूनिट का ही कॉस्ट लोगे, राइट। तो हमने मैच कर दिया, जितने का माल बेचा उतने की हमने कॉस्ट ली। लेट अस सी हाउ अक्रूवल एंड पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ऑपरेट। देखो कैसे अक्रूवल और पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ऑपरेट होता है। फिक्स अप, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है, फिक्स कर देता है टाइम फ्रेम को, फॉर विच परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड, जिसके लिए हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज टू बी अप्रेज, और फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। हियर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022, ये आपका क्या है, पेरियोडिसिटी का पीरियड है, मतलब टाइम फ्रेम है, राइट। Therefore, revenue and expenses are to be measured for the year 2022 and assets and liability are to be ascertained as on 31st December 2022। इसलिए हमें प्रॉफिट भी किसका कैलकुलेट करना है, 2022 से, जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का, और असेट एंड लायबिलिटी भी इसी पीरियड की निकालनी है। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अब मैंने आपको ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने आपको सब बता दिया है, आप इसको रीड करना।
मैंने यहाँ पे आपको जो समझाया ना, ये जो चीजें मैंने आपको बताई वही लिखा हुआ है। चाहो तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में पढ़ लेती हूँ। Accrual concept operate to measure revenue of rupees 12 lakh arising out of sale of garment 8,000 pieces into 50। देखो हमने भी वही किया, 8,000 into 150 12 lakh with accrued during the 2022 जो 2022 में अकर हुआ था। Not the cash received, हमें कैश रिसीव 10 लाख से कोई मतलब नहीं है। हम अक्रूल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हमें कैश कितना मिला या नहीं मिला उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस करेंटली, शॉप रेंट फॉर 12 मंथ इज एन एक्सपेंस। जो शॉप रेंट होगा वो पूरे 12 महीने का हम खर्चा मानेंगे, क्योंकि हम अक्रूल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं कि हमने कितना कैश पे किया है, रेंट कितना रेंट पे किया है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है, शॉप रेंट फॉर 12 मंथ इज एन एक्सपेंस आइटम अमाउंटिंग 36,000 नॉट 33,000 दी कैश पेड। वही मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड बी अकाउंटेड। आगे क्या है, should the accountant treat rupees 10,000 expense for purchase of merchandise and should treat 1,64,000 profit। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू होता है 12,000 माइनस मर्चेंडाइज 10 लाख, शॉप रेंट 30। ऑब्वियसली आंसर इज नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो। मैचिंग लिंक्स रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। मैचिंग क्या करता है, लिंक करता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, ना कि रेवेन्यू को कैश पेड या इससे। तो ये तो गलत हो जाता ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल प्रॉफिट। बट दिस अनक्वालिफाइड इक्वेशन में क्रिएट मिसकंसेप्शन, इट शुड बी डिफाइंड एज। अगर आप इतना ही लिखोगे ना तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है। इसलिए हमें हमेशा क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए पेरियोडिक प्रॉफिट इक्वल पेरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंसेस। तो इसको इस तरीके से हमने क्लियरली डिफाइन किया मैथमेटिकल फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो प्रॉफिटेबिलिटी वाले चीजों की सारी बात हमने इस एग्जांपल में कर ली। अब इस एग्जांपल में अगर मैं बैलेंस शीट आइटम की बात करूं तो मुझे बताओ क्या क्या बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। आपके पास कैश कितना आया, देखो ये कितने था, परचेज कितने की थी, 10 लाख की थी पूरी, है ना, 10 लाख की करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं हमारे पास क्या क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। क्या क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा ये जो एग्जांपल है ये भी हम क्लियर कट समझ सकें, राइट, और हमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखो जरा एक बार ध्यान से देखना, परचेज कितने की थी उसने, परचेज की थी 10 लाख की, और वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि उसने पे किया है, क्या पे किया, उसने पे किए हैं 8 लाख टू द सप्लायर। उसने सप्लायर को कितना पे किया है, सप्लायर को उसने 8 लाख रुपए पे किए हैं, राइट। सप्लायर को कितना पे किया है, 8 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए के क्या बचे आपके पास, ये आपके पास बच गए क्रेडिटर, राइट, ये आपके क्रेडिटर है। उसके अलावा क्या आपका क्रेडिटर है, आपने रेंट पे नहीं किया हुआ है। आपने रेंट कितने का पे किया हुआ था, आपने रेंट पे किया है 11 महीने का, यानी 1 महीने का रेंट आपने पे नहीं किया है। तो रेंट आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप कितने का रिकॉर्ड करोगे, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी आप क्या रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करोगे 3,000 की। तो ये बैलेंस शीट का तो लाइबिलिटी सेक्शन हो गया, है ना। अब जरा असेट सेक्शन की बात करूं मैं बैलेंस शीट के। असेट में अगर देखो तो आपने सेल कितने की करी थी, सॉरी आपने सेल कितने की करी थी, आपने सेल करी थी 12 लाख की। अब वो क्या बोल रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए कस्टमर से मिल गए, बोला है ना 10 लाख रुपए कस्टमर से मिल गए। अगर 10 लाख रुपए कस्टमर से मिल गए तो कितने रुपए और लेने हैं, 8 लाख रुपीस, ठीक है ना। कस्टमर से 10 लाख मिल गए, सॉरी मैं इसको मिटा रही थी, ठीक है। सेल करी अच्छी 12 लाख की, 10 लाख रुपए कस्टमर से मिल गए, यानी अभी कस्टमर से और कितने लेने हैं, 2 लाख रुपए, यानी कि ये 2 लाख के आपके पास क्या है, ये 2 लाख के आपके पास
डेटर है, ठीक है, 2 लाख के आपके पास डेटर है। इसके साथ ही आप मुझे बताओ 10 लाख यूनिट वो खरीद के लाया था ना, और 8,000 यूनिट उसने बेच दी, तो इन्वेंट्री कितनी बची उसके पास? इन्वेंट्री बची कितनी? इन्वेंट्री बची 2,000 यूनिट की, 100 के रेट से खरीद के लाया था, यानी इन्वेंट्री कितने की बची? 2 लाख रुपीस की, राइट। और क्या बचा? अब बचा कैश। अच्छा, कैश में देखो, कैश उसके पास क्या था? 10 लाख का कैश उसको आया था किससे? मैं इतने जीरो लगाती। 10 लाख का जो कैश था उसको किससे मिला था? डेटर से मिला था, कस्टमर ने दे दिया था। और उसमें से 8 लाख का कैश उसने क्या किया? क्रेडिटर्स को पे कर दिया, और माइनस 33,000 का उसने रेंट पे किया हुआ है साल भर में। तो 10 में से 8 गया 2 लाख, और 2 लाख में से और 33,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ भाई? 2 लाख में से 33,000 माइनस करोगे तो 167,000 बचेगा। आई होप सो। देखते हैं कितना बचेगा। देखो कैश कितना बचा? 167,000, हो गया ना? तो कैश लिखोगे 167,000, राइट। ये आपके असेट्स बचेंगे और ये आपकी लायबिलिटी। थोड़ा सा ढंग से लिख दूं, यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया। कैश बचेगा 167,000, सारी कैलकुलेशन हमने कर ही ली है। क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप इन्वेंट्री भी बोलते हो, वो कितने की है? 2 लाख रुपए की। डेटर्स कितने के हैं? 2 लाख रुपीस के, राइट। इसका टोटल कर लो, वो हो जाएगा 5,67,000, और ये असेट साइड हो गई, ठीक है, ये असेट है। अब इसी तरह लायबिलिटी साइड चेक कर लो। लायबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर कितने के बचे? 2 लाख के। आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपको पे करना है वो 3,000 का, ठीक है। और कोई चीज नहीं थी, तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगी? बैलेंसिंग फिगर हमेशा कैपिटल बनती है। इसके बारे में अब बाद में, मतलब आगे की क्लासेस में अच्छे से, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखोगे, तब आप सीख जाओगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके, फाइन फाइन फाइन। और इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन गई। इसी के साथ हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट और पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट दोनों पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये देखता है जो ट्रांजेक्शन अकर हुई है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें कैश मिला हो या नहीं मिला हो। दूसरी बड़ी बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस सेम पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेम पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। बस इतनी सी बात मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, और कुछ भी नहीं कहता, राइट। इसके साथ हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जो हमने 30 मिनट डिस्कस किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आगे के कॉन्सेप्ट, राइट, जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक एक करके हम ये सारे कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करते चलेंगे, और हमें बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलो रीड करें पहले। The value of asset is to be determined on the basis of historical cost. In other words, acquisition cost. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. When देखो 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 देखो, चलो हम डिस्कस करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। अब कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो सीधी सी बात बोलूं, एक लाइन में अगर मैं बोलूं इस कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज कर रहा हूं तो क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी एसेट लेके आ रहे हैं, जो भी एसेट परचेज करके लेके आ रहे हैं, उसको आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको आप एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है।
क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इस वैल्यू पर देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ असेट। व्हाई वी यूज कॉस्ट मेथड? देखो हमें ना ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी होती है, हमें क्या मेंटेन करनी होती है? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, हमें अकाउंटिंग करते वक्त ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है, हमें एविडेंस रखने होते हैं ना, हमें एविडेंस रखने होते हैं, राइट, हमें एविडेंस रखने होते हैं। अब एक बात बताओ, आप किसी असेट को भी मार्केट में खरीदने जाते हो, एक ही सिमिलर असेट है, सिमिलर क्वालिटी है, एवरीथिंग इज सिमिलर, राइट, लेकिन उस वक्त भी आप अगर अलग अलग शॉप पे जाकर उसकी प्राइस पता करोगे तो आपको अलग अलग प्राइसेस मिलेंगी, राइट, अलग अलग प्राइसेस। हो सकता है सेम आइटम की, मान लो इस पेन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है किसी दुकान पे आपको इस पेन की कॉस्ट 50 रुपीज पड़े, किसी में 48 पर बताए, कोई इसको 49 बताए, कोई इसको 45 में सेल करो, मतलब क्वालिटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम है, फिर भी प्राइसेस क्या करती हैं? डिफर करती हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी चीज आती है कि हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ठीक है ना, हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ये चीजें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो अकाउंटिंग ने बोला भाई हमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, तो जिस प्राइस पे आप इसको खरीद के ला रहे हो, जिस प्राइस पे आप इसको खरीद के ला रहे हो, उसी प्राइस पे आप अपनी बुक में इसको रिकॉर्ड कर लोगे। क्या करोगे? जिस प्राइस पे आप इसको खरीद के ला रहे हो उसी प्राइस पे आप इसको बुक में रिकॉर्ड करोगे, ये कहता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट है? इसके अपने कोई देखा जाए तो नुकसान नहीं है? नहीं, इसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं, इससे बहुत सारे घाटे होते हैं। क्या होते हैं? चलो देखो। ठीक है, ठीक है, व्हेन एग्जांपल क्या है, एग्जांपल पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा भी दूंगी। व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड बाय पेइंग 5 लाख रुपीज फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ मशीन इज टेकन रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए देके आपने मशीन खरीदी तो आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे और 5 लाख पे ही मशीन को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस है, फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस, क्योंकि सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अलग अलग शॉप पर अलग अलग होती है। आपके पास एविडेंस ही नहीं रहेगा ना कि अगर आप किसी और प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, तो एविडेंस रखने के लिए, बायसनेस से दूर रहने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? जिस प्राइस पे आप खरीद के लाए हो उसी प्राइस पे आप रिकॉर्ड कर लेते हो। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस। अदर मेजरमेंट बेसिस आर नॉट सो ऑब्जेक्टिव, और कोई मेजरमेंट बेसिस इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, फिर करंट कॉस्ट ऑफ एन असेट इज नॉट इजिली डिटर्मिनेबल। ठीक है, करंट कॉस्ट इजिली डिटर्मिनेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मान लो आप जो असेट या जो पेन आज खरीद के लेकर आए हो, अगर मैं इससे 1 साल बाद पूछूं इस कॉस्ट, इस पेन की प्राइस क्या होगी? कुछ और होगी, लेकिन क्या आप उसको रिवैल्यू करोगे? मतलब मैं कह रही हूँ आप ये जो पेन खरीद के लाए 50 रुपीज का खरीद के लाए, वो आज की तारीख पे है, बट हो सकता है 3 मंथ्स के बाद इस पेन की कॉस्ट मान लो 55 हो जाए, राइट? तो आप क्या इसको 55 पे बुक में दिखाओगे? नहीं दिखाते। करते हो क्या ऐसा? नहीं। रीजन इज दैट कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। रीजन हो सकता है कोई इसको आज की तारीख 50-55 पे बेच रहा हो, कोई 52 पे बेच रहा हो, कोई 53, कोई 54, किसी भी प्राइस पे बेच रहा होगा ना, तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाती। तो आप क्या करते हो? जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसी प्राइस पे आप इसको बेचते रहते हो, मतलब उसी प्राइस पे इसको रिकॉर्ड रखते हो। आगे बढ़े। If asset is purchased on 1/1/1995 and such model is not available in the market, it becomes difficult to determine which model is the appropriate equivalent to the existing one. Similarly, unless machine is actually sold, realizable value will give only a hypothetical figure. Lastly, present value base is highly subjective because to know the value of asset, one has to chase uncertain future. ठीक है, है क्या हो गया मैडम, क्या बोल दिया? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे ही लगा ना। देखो मैं बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो पल्ले नहीं पड़ा। देखो एक मशीन थी, ठीक है, एक मशीन थी। अब क्या हुआ, आपने इस मशीन को ना परचेज किया था। कब? आपने इस मशीन को परचेज किया था आज 2005 में। अब आज का समय क्या है? आज ईयर चल रहा है 2025, ठीक है, 2025। अब यहां जब खरीदा था तब तो ये 5 लाख की थी। अब यही मशीन आज कितने लाख में मिलेगी? आप बता सकते हो मुझे?
बताओ मुझे। पहली चीज तो 2005 से 2025 20 साल जा चुके हैं। 20 साल में टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, ठीक है, सारी चीजें बदल चुकी है। तो पहली चीज वो मॉडल, उस मशीन का मॉडल आज की तारीख में मिलेगा कि नहीं? चलो पहला क्वेश्चन, मिलेगा भी कि नहीं? अब चलो कहीं मिल भी गया, आपने ढूंढ भी लिया, उसका अल्टरनेटिव मॉडल भी ढूंढ लिया, सब ढूंढ लिया। अब जब आप उसको, ठीक है ना अब आपने कहा कि ठीक है ये 5 लाख की मशीनरी थी, आज मैं इसका अल्टरनेटिव मॉडल ढूंढ लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको आज इसकी करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा। कैसे निकालोगे करंट कॉस्ट? ठीक है, कैसे निकालोगे करंट कॉस्ट, बताओ मुझे। ये 5 लाख की करंट कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि अब आप इसको जाओगे कि मैं आज इसको सेल कर देता हूं, तो आपको इसकी एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी क्या? पता चलेगी क्या? ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको सेल नहीं करोगे आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता सकते, हर व्यक्ति अलग अलग प्राइस बताएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो रियलाइजेबल वैल्यू एक हाइपोथेटिकल फिगर बन जाती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जिस वैल्यू पर रिकॉर्डेड है उसी वैल्यू पर रिकॉर्डेड रहने देते हैं। अब क्या है, वैसे तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ना बहुत सारे डिस्टॉर्शन भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, आओ अब हम इसको पढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन टू एज आउटलाइन। बहुत सारे डिस्टॉर्शन होते हैं। क्या क्या डिस्टॉर्शन होते हैं? पहला डिस्टॉर्शन, इन्फ्लेशन को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता, नेवर एवर कंसिडर द इन्फ्लेशन। ठीक है, नेवर एवर कंसिडर द इन्फ्लेशन। जैसे कि मानो आपने लैंड खरीदी थी, आपने लैंड खरीदी थी 2005 में, अब 2005 में लैंड मिल गई थी आपको 2 लाख रुपीस की, आपने अच्छी खासी लैंड खरीदी। अब आज की तारीख में 2025 में वो जो 2 लाख की लैंड है उसकी प्राइस हो गई है 2 करोड़ रुपीस। कितनी हो गई है? 2 लाख की लैंड की प्राइस पहुंच गई 2 करोड़ रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या फॉलो करो? आप तो फॉलो करो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्या फॉलो करो? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो करने के कारण बैलेंस शीट में एसेट को किस वैल्यू पे दिखाओगे? आप बैलेंस शीट में एसेट को शो करोगे 2 लाख पे। किस पे शो करोगे? 2 लाख वैल्यूज पे, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यूज कितनी है? 2 करोड़ रुपए। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें तो क्या लग रहा है? उनको तो ये लग रहा है भाई इनके पास एक लैंड पड़ी है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, और 2025 में एक 2 लाख रुपए की लैंड की कोई वैल्यू नहीं है, है ना? तो आपके इन्वेस्टर्स को जो पिक्चर मिल रही है फाइनेंशियल पोजीशन की, वो क्या एक एक्चुअल पिक्चर मिल रही है? क्या एक्चुअल पोजीशन उन्हें पता पड़ पा रही है? नहीं पड़ पाई। तो फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप सोचो 2 करोड़ के जो लैंड है, आप आज भी उसको 2 लाख में दिखा रहे, तो क्या एक्चुअल पोजीशन रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है। तो वही ये कह रहा है, इफ accountant makes valuation of asset at historical cost, the accounts will not reflect the true position. accounts true position को reflect नहीं करेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये इजी वाला मैं पहले बता देती हूं। बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिसकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती, नो एक्विजिशन कॉस्ट। जैसे कि नो एक्विजिशन कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या है? वो एक एक्विजिशन कॉस्ट होती है। आप ये कहते हो मैंने इस एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है 10,000 रुपए देकर, 10,000 रुपए में खरीदा था, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती, और हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तीसरी, मैं इधर लिखूं ताकि मैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तीसरा पॉइंट क्या है? अब एक बात बताओ मुझे, 2 कंपनी है, एक कंपनी पी है, एक कंपनी क्यू है। ठीक है, इसने 2005 में बिजनेस स्टार्ट किया था, और इसने इस बिजनेस स्टार्ट किया था 2024 में। ठीक है, इसने सेम मशीनरी खरीदी, सेम काम कर रहे हैं दोनों कंपनी, सेम काम में, ठीक है, सेम मैन्युफैक्चरिंग में। इसने मशीनरी खरीदी 2005 में 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब सेम मशीनरी 2024 में जब ये खरीदने गया तो इसको मिली 50 लाख रुपए की। ठीक है, कितने की मिली? 50 लाख। अब क्या हुआ? अब बात आई प्रॉफिट की। जब आपने प्रॉफिट देखा तो आपने देखा कि भाई इसका प्रॉफिट क्या है, इसका मान लो दोनों सेम प्रॉफिट, ये 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है,
सॉरी, मान लो ये भी प्रॉफिट कमा रही है कितने का, 20,000 का, और ये प्रॉफिट जो कमा रही है वो कमा रही है 2 लाख का। ठीक है, अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी बेहतर है, आप सबके सब कहोगे कि ये कंपनी बेहतर है ना, पी कंपनी बेहतर है, राइट। अब मैं पूछूं कौन सी कंपनी अपनी एसेट का यूटिलाइजेशन अच्छा कर रही है, तो आप कहोगे लो अभी बता दे रहे हैं, इसने 20,000 का जो प्रॉफिट है कमाया वो किस पे कमाया, 1 लाख रुपए के एसेट्स पे कमाया। अब आप इसका परसेंटेज निकाल दोगे और मुझको बोलोगे कि ये 20,000 से ये कट गया, ये इससे कट गया, मैम 20% है यूटिलाइजेशन रेट इसका। मैंने कहा अच्छा इसका बताओ, आपने इसको भी लिखा 2 लाख, ठीक है, यहां भी आपने क्या लिखा, आपने लिखा 2 लाख, नीचे लिखा 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या किया, ये 5 जीरो से 5 जीरो हटा दिए, 51 जा 50 और 52 जा 100। यहां आपने निकाला तो आपने निकाला क्या, 4%। क्या निकाला, 4%। तो आप कह रहे हो कि भाई क्यू का यूटिलाइजेशन रेट कितना है, इट्स जस्ट 4%। क्या है, इट्स जस्ट 4%। और इसका यूटिलाइजेशन रेट क्या है, इसका यूटिलाइजेशन रेट है 20%। इसका यूटिलाइजेशन रेट क्या है, 20%। तो कौन बेहतर यूटिलाइज कर रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट पी का है, क्यू का नहीं है। अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या ये कंपैरिजन कहीं से भी फेयर था, क्या ये कंपैरिजन कहीं से भी फेयर था। भाई इस बंदे ने 2005 में मशीनरी खरीद ली थी, कितने की, 1,000 रुपए की। इस बंदे ने 2024 में मशीनरी खरीदी, सेम मशीनरी 50 लाख रुपए की। भाई 1 लाख रुपए की मशीनरी और 50 लाख रुपए की मशीनरी, दोनों के एक्विजिशन कॉस्ट में इतना डिफरेंस है कि हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन करना और इस कंपैरिजन के बेसिस में ये कहना कि पी इज परफॉर्मिंग बेटर, पी इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट बेटर, ये तो क्यू के साथ सरासर नाइंसाफी है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी, क्या करते हैं, कंपेरेबिलिटी लूज कर देते हैं। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख इन अ मशीन ऑन 1/1/1995 which produced 50,000 cash inflow during the year 2022, while Mr. Y invested 5 lakh in a machine in year 2005 which produced 50,000 cash inflow during the year। Mr. X का अर्निंग रेट देखोगे तो 50% है और Mr. Y का अर्निंग रेट देखोगे तो 10% है। Who is more efficient? Since assets are recorded at historical cost, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया वही चीज लिखी है थोड़े अलग एग्जांपल के साथ, assets are recorded at historical cost, the results are not comparable, results comparable नहीं है। देखो पहले होता था ना कि पहले के मम्मी पापा से आपने कहीं सुना होगा कि हमारे जमाने में तो 60% आ जाते थे, 70% आ जाते थे, तो हम लोग कहते थे बहुत ब्रिलियंट है। कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, है ना। बट आजकल तो 90%, 99% ऐसे ही आ जाते हैं। तो उनके रिजल्ट को अपने रिजल्ट से कभी कंपेयर मत करना और ये मत कहना कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, क्योंकि उनका कोर्स, उनका चेकिंग पैटर्न बहुत अलग था आपके चेकिंग पैटर्न से, ठीक है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलो क्या कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, आ जाए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे। क्या कह रहा है, इट क्लोजली फॉलो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या फॉलो करता है, क्लोजली कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन द बिजनेस रियलाइज। कोई भी चेंजेस अगर होता है रिकॉर्डेड असेट की वैल्यू में तो हम उसे कब रिकॉर्ड करते हैं, जबकि वो हमें रियलाइज हो जाती है। व्हेन एन असेट इज रिकॉर्डेड एट its historical cost of 5 lakh, even if its current cost is 15 lakh, such changes is not counted unless there is certainty that such change will materialize। cost concept में भी मैंने आपको यही सब बताया था कि नहीं बताया था। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। वो ये कहता है अगर कोई चेंज हो रहा है रिकॉर्डेड असेट की वैल्यू में, क्या है,
अगर कोई चेंज हो रहा है रिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू में तो हम उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब बिजनेस क्या कर लेगा, व्हेन बिजनेस रियलाइज इट, जब बिजनेस उसको रियलाइज कर लेगा। अगर कोई एसेट 50,000 की है और अब उसकी कॉस्ट 15 लाख हो गई तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम उस एसेट को बेच के 15 लाख रियलाइज कर ही लेंगे, राइट। इसलिए हाउएवर आगे क्या है, however accountants follow a more conservative path. They try to cover all probable losses but do not count any probable gain. अब अभी आगे ना पढ़ोगे कंजर्वेटिज्म क्या होता है। देखो कंजर्वेटिज्म मैं आपको अच्छा कंजर्वेटिज्म क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ। कंजर्वेटिज्म के बारे में आपका ये भी है, तो चलो पहले थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म बता देती हूँ, पूरा बताऊंगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, काफी बड़ा। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि भाई अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको गेन होने वाला है तो जब तक आपको गेन नहीं हो जाता आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर फ्यूचर में गेन होने वाला है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो यही बात लिखा है। दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, वो सारे प्रोबेबल लॉसेस को तो कवर करना चाहते हैं लेकिन प्रोबेबल गेन को नहीं। इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट, देखो अगर अकाउंटेंट को लगता है, इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन दी वैल्यू दे काउंटेड, अगर उसे लगता है कि वैल्यू गिरेगी तो वो उसको रिकॉर्ड करता है। बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू, अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई उसको ऐसा लगता है तो उसको इग्नोर कर देता है जब तक कि उसको वो वैल्यू रियलाइज नहीं हो जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और इकोनॉमिस्ट जो है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट्स वैल्यू डिस्टॉर्शन एंड मेक अकाउंटिंग मीनिंगलेस। उनका कहना है कि इसकी वजह से वैल्यू में डिस्टॉर्शन होता है और अकाउंटिंग पूरी मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज तो पता ही नहीं चलती एसेट्स की, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना होता है। ऐसा क्या है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना होता है। ठीक है, चलिए चल, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। मुझे नहीं लगता आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी या अलग से वीडियो बना के दूंगी, बट आप इसको रीड कर लेना, राइट। एक चीज और है, नीचे लिखा है कि आपका जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये आपको क्या देते हैं, वैल्यूएशन क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर एक और लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज से, इसको भी हाईलाइट कर लो। accrual matching and periodicity concept work together for income measurement and recognition of asset and liability। तो इनकम के लिए accrual, periodicity और मैचिंग कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ इनकम के लिए नहीं, इनकम एंड असेट्स एंड लायबिलिटी सबको आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं तब बनता है। मतलब मोस्टली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसमें मेन रोल अक्रूवल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग कॉन्सेप्ट का होता है। वैल्यूएशन के बारे में अगर बात करते हैं तो कौन कौन से करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वैल्यूएशन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछे जाए तो कौन कौन से हैं, तो वैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कौन से हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, क्योंकि छोटी छोटी लाइनें छूट जाती है एग्जाम में, फिर जब आती हैं तो बहुत दुख देती हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन
कॉन्सेप्ट। क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि अगेन थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। अरे है ना, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है और मैं चाहती हूं कि हम उससे पहले कंजर्वेटिज्म को चेक कर देख लें। ठीक है, उससे पहले हम क्या करें, कंजर्वेटिज्म को देख लें, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ना छोटा है, डुअल एस्पेक्ट्स को समझाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि मैं 1 घंटे से ऊपर क्लास नहीं ले जाना चाहती, इसलिए मैं चाह रही हूँ पहले हम कंजर्वेटिज्म कर लें ताकि हमारी क्लास एक ही इसमें रहे। देखो कंजर्वेटिज्म मैंने अभी आपको बताया भी था कि भैया कंजर्वेटिज्म कहता है लॉस हो बुक कर लो, प्रॉफिट हो जाने दो। स्टेट दैट the accountant should not anticipate any future income, however they should provide for all possible losses। अकाउंटेंट को फ्यूचर इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को करना चाहिए। when there are many alternative values of an asset, an accountant should choose the method which leads lesser value। ठीक है, क्या कह रहा है, when there are many alternative values of asset, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं एक असेट है, ठीक है, फर्नीचर है मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे लाइन क्या कह रही हूं समझे, इसके बारे में 3 कॉस्ट आपके पास आ रही है, एक आ रही है 4000, ठीक है, एक आ रही है 5000 और एक आ रही है 3000। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि आप लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे असेट को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड। एन अकाउंटेंट शुड चूज द मेथड which leads to the lesser value, जो क्या करे, lesser value को लीड करे। later on we shall see that the golden rule of current asset, इसको ना इन्वेंट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अभी यहाँ पे हाईलाइट कर लो, golden rule of current assets valuation cost of market price whichever is lower originated from this concept। हम इन्वेंट्री में पढ़ेंगे कि हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, जो भी लोअर होती है हम उस वैल्यू पे करंट एसेट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर है, एक फर्नीचर है मान लो, एक कोई फर्नीचर है XYZ ना, XYZ फर्नीचर है, ये इसकी कॉस्ट है, ये एनआरवी है। अब ईयर एंड आ गया है, अब आप देख रहे हो कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट तो इसकी 50K थी, आज की तारीख में इसकी एनआरवी क्या है, 48K है। ठीक है, तो आप किस पे दिखाओगे, बुक में इस वैल्यू पे एसेट को दिखाओगे, किस वैल्यू पे दिखाओगे, इस वैल्यू पे एसेट को दिखाओगे, राइट, वही कह रहा है। तो आप करंट एसेट की वैल्यूएशन किस पे करते हो, कॉस्ट या एनआरवी जो भी कम होती है। ठीक है, इसके आगे कहते हैं also said no change should be counted unless it has materialized। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि हमें कोई भी चेंज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मटेरियलाइज ना हो जाए। The conservatism concept put further break on it। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में उस पर और ब्रेक लगा दिया। It is not prudent to count unrealized gain, but it is desirable to guard against all possible losses। कंजर्वेटिज्म ने क्या कहा, ठीक है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो कहता ही है जब तक कोई चीज रियलाइज ना हो जाए हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बट उसने और ब्रेक लगाते हुए कहा ठीक है हमें प्रॉफिट को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लॉस है तो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये आपका कहा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ने। आगे बढ़ते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है उसके 3 पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होनी चाहिए, 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। क्या क्या है वो, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू। प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस सिंपल सी एक ही बात कहता है, पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन विच आर अनसर्टेन। प्रूडेंस कहता है आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्रूडेंटली, बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि फ्यूचर में आपको क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं ताकि आप उसको रिकॉर्ड कर सको। प्रूडेंट मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, तो आप भी क्या सोचते हो अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है या फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से क्या रहते हो, तैयार रहते हो ना, कि भाई आप आने वाले समय खर्चा होने वाला तो मुझे पहले से उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है, कुछ भी करना है। एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे ही सोचता है ना,
तो व्यक्ति जो अकाउंटेंट है उसको भी जजमेंट लेना चाहिए कि कोई फ्यूचर लॉसेस है तो हमें उसको गार्ड करना है, ठीक है, फ्यूचर लॉसेस के समय गार्ड करना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे फ्यूचर लॉसेस को, लेकिन गेन जो कि अनसर्टेन है, अभी तक हमें पता नहीं हमें होगा भी या नहीं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। न्यूट्रलिटी क्या कहती है, अनबायस्ड आउटलुक, आपको बायस नहीं होना है, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस एज वेल एज एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन। आपको क्या रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। ऐसा नहीं कि भाई आप ये कहो कि मेरा जो बिजनेस है वो लॉसेस में जा रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, तो मैं न्यूट्रल नहीं होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो अनरियलाइज्ड गेन को भी रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है ना, ताकि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकूं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड करना है उन लॉसेस को, न्यूट्रल रहना है, आपको किसी के तरफ बायस्ड नहीं होना है, राइट। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू। अल्टरनेटिव वैल्यूज क्या है, यहाँ पे आपको यही कंफ्यूजन होगा। अल्टरनेटिव वैल्यू क्या है, जैसे कि आपके पास कॉस्ट थी और एनआरवी थी, ठीक है, अब आपको कहा गया इन पे लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा गया लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो अब आपने क्या किया, आप एनआरवी गलत उठा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एनआरवी की वैल्यू गलत ले रहे हो। आपके पास जितने भी एसेट हैं उन सब में आप क्या कर रहे हो, आप एनआरवी ज्यादा ले रहे हो, एक्चुअल एनआरवी कम है, ठीक है, एक्चुअल और आपने जो ली टेकन, आपने जो ली ना, मतलब एक्चुअल एनआरवी तो मान लो कॉस्ट है उसकी 50 रुपए की और उसकी एक्चुअल एनआरवी है 48 रुपए की, तो आप क्या कर रहे हो, आप 52, ये जो अल्टरनेटिव वैल्यूज हैं जो अवेलेबल हैं, आप इसको क्या कर रहे हो, गलत ले रहे हो, इनको फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं करो। क्यों नहीं कर रहे हो, ताकि आपके ज्यादा पे आप अपने करंट एसेट को रिकॉर्ड कर सको और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सको। नहीं समझ में आया होगा तो अभी बस इतना समझ लो कि हमें अपने पास, हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं, अल्टरनेटिव वैल्यूज हैं, उन्हें हमें फेथफुली रिप्रेजेंट करना है, हमें उनके साथ किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है, राइट, उसमें हमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी। अगर 11th 12th का थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको याद होगा कि अगर करंट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, राइट। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बताएंगे आगे, समझेंगे। तो बहुत सिंपल सा था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्या कहता था, यही कहता था कि भाई लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट को छोड़ दो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी सेम कहता था, बट कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट था उसने उसको फर्दर ब्रेक किया और कहा कि नहीं, लॉस को रिकॉर्ड कर लो, गेन को छोड़ दो। जो आपका करंट एसेट वैल्यूएशन का गोल्डन रूल है वो भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रूडेंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज होना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब कि भैया आप सतर्क रहो, अगर कोई फ्यूचर लॉसेस है तो उनको रिकॉर्ड कर लो। न्यूट्रलिटी, बायस नहीं होना है कि भाई ऐसा कर दो या मुझे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखानी है तो आप बायस होके हायर वैल्यूज रिकॉर्ड कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर अल्टरनेटिव वैल्यूज है तो जो सही एक्चुअल अल्टरनेटिव वैल्यूज है वही आपको लेनी है, उसके साथ आपको किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। ये हो गया आपका कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, और इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी और फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एंड दिस। ज्यादा नहीं बचा, लास्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ आधा घंटे क्लास को एक्सटेंड करना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट नो, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास, और ताकि हम आराम से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को कर सकें, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे आपके थ्योरी तो क्वेश्चंस बनेंगे ही, एमसीक्यूज तो बनेंगे, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस हैं। तो हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी सब चीजों के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।